तो यह कहानी शुरू होती है महाभारत से, जहां पर कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा होता है और अश्वत्थामा पांडवों के वंश को पूरी तरह से समाप्त करने की चाह में उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र दागने के लिए उसका आवाहन कर रहे होते हैं। वो ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की ओर भेज देते हैं, जिससे पूरे आकाश में घनघोर बिजली और बादल गरजने लगते हैं। यह देखते हुए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अपने महल से बाहर निकलती है और एक ही पल में वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ से जाकर टकरा जाता है। अश्वत्थामा के इस पाप के बाद और युद्ध खत्म होने के बाद श्री कृष्ण रणभूमि में अश्वत्थामा से मिलने के लिए जाते हैं। अश्वत्थामा श्री कृष्ण पर वार कर देते हैं, क्योंकि वह बहुत ज्यादा क्रोधित थे कि कृष्ण ने उनके पिता द्रोणाचार्य को बचाया नहीं। इसके बाद अश्वत्थामा श्री कृष्ण से कहते हैं कि उसके पाप के लिए वह अपना सुदर्शन चक्र निकालें और उसको मार दें। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु दंड नहीं है, अश्वत्थामा मुक्ति है। और फिर वह अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि तुम समय के अंत तक इसी पृथ्वी पर रहोगे और तुम्हें मृत्यु भी नसीब नहीं होगी। अश्वत्थामा कहते हैं कि क्या उन्हें कभी प्रायश्चित करने का मौका नहीं मिलेगा। तब कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे मारना चाहते थे ना, पर अब तुम ही मुझे एक दिन बचाने आओगे। कलयुग शुरू होने वाला है और कल ही ज़रूर आएगा, और तब मैं इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म लूँगा। लेकिन कली मुझे जन्म लेने से रोक दे, वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा, और इसीलिए तुम्हें उस गर्भ की रक्षा करनी होगी जिसमें मैं जन्म लूँगा। यह कहकर वो अश्वत्थामा की मणि उसके सर से निकाल लेते हैं। फिर कहानी 6000 साल आगे शिफ्ट होती है, जब लगभग कलयुग का अंत आ ही गया होता है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक वाहन में बैठकर इस दुनिया के आखिरी शहर काशी जा जा रहे होते हैं। इस वाहन में बहुत लोग होते हैं और एक बच्चा भी होता है जिसका नाम होता है राया, और एक बूढ़ा इंसान होता है जिसका नाम होता है रोमी। रोमी काशी इसलिए आया था क्योंकि उसने आसमान में एक नक्षत्र यानी कि एक तारा देखा था, जो कि आखिरी बार 6000 साल पहले दिखाई दिया था। और इस नक्षत्र का मतलब यह था कि भगवान यानी कि विष्णु जी का दशावतार जन्म लेने वाले हैं। रोमी शंभाला का ही होता है, और रोमी जैसे और भी लोग काशी में होते हैं। ये सब लोग खुद को रिबेल्स बोलते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्शन ऑस्किन के खिलाफ होते हैं। ये रिबेल्स काशी के नीचे सीक्रेट टनल्स बना के रहते हैं और इसी में इनकी एक्टिविटीज़ करते हैं। और रोमी इसी टनल में जाता है क्योंकि वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लड़की होती है, दिव्या, जिसको मृणाल ठाकुर ने प्ले किया है। रोमी को चेक करना था कि कहीं मृणाल के गर्भ में जो बच्चा है वो भगवान तो नहीं। और चेक करने के लिए वो उसकी जेब में से एक कवच निकालते हैं जिसमें एक मणि होती है। और वो कहता है कि जब भी वो इस मणि को किसी गर्भ के पास ले जाएगा और अगर यह मणि जली तो समझ लेना कि उस गर्भ में भगवान है। जैसे ही रोमी उस मणि को मृणाल के गर्भ के पास लाता है, वो मणि जलती नहीं है, जिसका मतलब मृणाल वो लड़की नहीं थी जिसके गर्भ में भगवान जन्म लेंगे। तभी वहां पर कॉम्प्लेक्टेड रोमी और मोनाल को पकड़ के कॉम्प्लेक्शन करते हैं। कमांडर मानस मोनाल को देखकर कहता है कि ये फर्टाइल लड़की अभी तक थी, कहाँ ये कॉम्प्लेक्शन देता है कि वो मृणाल को लैब में ले जाएं। लेकिन मुरल साफ साफ मना कर देती है। बहुत फोर्स करने के बाद भी मुरल लैब में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मानस उसको बेरहमी से वहीं पर मार देता है। फिर वो रोमी से पूछता है कि वो उसको शंभाला की लोकेशन बता दे, लेकिन ऑफ कोर्स वो मना कर देता है, जिसकी वजह से वो रोमी को भी वहीं पर मार देता है। उसके बाद हमें कॉम्प्लेक्टेड लड़कियां यानी कि जो प्रेग्नेंट हो सकती हैं उनको वहाँ पर ले आया जाता है। इन लड़कियों को टेक्नोलॉजी की मदद से इम्प्रेग्नेट किया जाता है और फिर हर महीने उन्हें एक चैम्बर में डाला जाता है जहाँ पर उनके गर्भ से मशीन्स के थ्रू एक सीरम एक्सटेक्स्ट किया जाता है। लेकिन इस सीरम एक्सटेक्स्ट में अभी तक कोई भी लड़की 91 डेज से ज़्यादा प्रेग्नेंट नहीं रह पाई थी, जिसकी वजह से सीरम अच्छी तरह से बन नहीं पा रहा था। और सुप्रीम आस्किन चाहता था कि सीरम कम से कम 120 दिन प्रेग्नेंट वाली लड़की का तो हो ही। जब जब उन लड़कियों के गर्भ से सीरम एक्सटेक्स्ट किया जाता था, वो लड़कियां मर जाती थीं, और उन्होंने उस मशीन में ही एक सिस्टम फिट किया हुआ था कि जैसे ही लड़की मर जाए तो वो सीधे वहीं से पाइप के थ्रू आग के कुएं में गिर जाए और भस्म हो जाए। अभी तक का जो बेस्ट सीरम बन पाया था वो 91 डेज वाला था, और कमांडर मानस को ये बात सुप्रीम आस्किन को बतानी थी, और साथ में वो सीरम की बोतल भी ले जाना था। कमांडर मानस उस लैब के डॉक्टर से कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है। तो वो डॉक्टर मानस को एक सुझाव देता है कि वो उसको सुप्रीम आस्किन के पास ले चले, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि यास्कीन को एग्जैक्टली चाहिए क्या, और शायद तब जाकर वो एक अच्छा सीरम बना सके।
कमांडर मानस डॉक्टर को सुप्रीम यास्किन के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो डॉक्टर और काउंसलर बानी के साथ सुप्रीम यासक के पास जाते हैं। सुप्रीम यासक बहुत ही बुरी कंडीशन में जी रहा होता है। उसके शरीर से वायर्स अटैच हुई होती हैं जो कि उसे जिंदा रखती हैं। और इसी बुरी हालात से निकलने के लिए उसने यह प्रोजेक्ट के नाम का सीरम एक्सटेक्स्ट चालू करवाया था। या स्किन जब वो 91 डेज वाला सीरम मांगता है तो डॉक्टर चालाकी से उस सीरम की बोतल को चेंज कर देता है और उसकी जगह यास्कीन को कुछ और दे देता है, जिसकी वजह से यासक स्ट्रगल करने लगता है और पानी में गिर जाता है। लेकिन फिर वो वापस पानी से बाहर निकलता है और कहता है कि बहुत दिनों बाद किसी ने उसको मारने की कोशिश की है, जिसके बाद वो उसके हाथ से डॉक्टर का पकड़ ले ताहे यासक उससे पूछता है कि वो क्यों उसे मारना चाहता है। डॉक्टर जवाब देता है कि अच्छायन स्किन उसकी आंख से एक आंसू निकालता है और उसे डॉक्टर के मुंह में डाल देता है, जिससे वो डॉक्टर मर जाता है। सुप्रीम यास्कीन फिर से कमांडर मानस और काउंसलर बानी को इंस्ट्रक्शन देता है कि कम से कम 120 दिन प्रेग्नेंट वाली लड़की का सीरम लेके आओ, और फिर वो वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्शन बाकी रिबेल्स का पीछा कर रहे होते हैं, जो कि उस टनल से बच के निकले थे। उसमें से एक के ऊपर 5000 यूनिट्स की बाउंड्री लगा दी जाती है और उसे भैरवा पकड़ लेता है। लेकिन वो उसे संगीत कॉम्प्लेक्शन से दूर एक मंदिर में पहुंच जाता है और वहीं पर वो पत्ती में लपटे विशाल काय अश्वत्थामा को देखता है। तभी वहां पर कॉम्प्लेक्टेड पहुंच जाता है और राया पर वो हमला करने ही वाला होता है कि अश्वत्थामा उस रोबोट को उनकी लाठी से तोड़ देते हैं। अब कॉम्प्लेक्शन चल रहे होते हैं और उन्हीं में होती है दीपिका पादुकोण, जिनका नाम होता है समेटी। वो भी सीरम स्ट्रक्शन प्रोग्राम में होती हैं, लेकिन वो किसी को बताती नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाना चाहती थी। ये बात वो वहाँ पर एक लड़की को बताती हैं और उस पर विश्वास करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। मगर वहाँ पर एक गार्ड को पता चल जाता है कि समेटी 5 महीनों से प्रेग्नेंट है। 5 महीने यानी कि 150 दिन, जिसका मतलब ये हुआ कि दीपिका के गर्भ से जो सीरम बनेगा वो सुप्रीम यासक के लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि सुप्रीम यासक ने तो सिर्फ 120 दिन प्रेग्नेंट वाली लड़की का सीरम ही मांगा था और यहाँ तो 150 दिन वाली का मिल रहा है। वो गार्ड समेटी को पकड़ के कमांडर मानस को दे देता है और फिर समेटी को चैम्बर में डाल दिया जाता है सीरम एक्सट्रैक्शन के लिए। जैसे ही सीरम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस शुरू होता है, पूरी दुनिया में हलचल होने लगती है। अश्वत्थामा को भी कुछ एहसास होने लगता है और वो देखते हैं कि रायन उसकी कमर पर जो मणि बांध रखी हुई है और वो उस मणि को हाथ में लेते हैं। तो पता चलता है कि यह वही मणि है जो कि श्री कृष्ण ने उनके सर से 6000 साल पहले निकाल ली थी। इसलिए वो उस मणि को वापस उनके सर में लगा लेते हैं। वहीं कॉम्प्लेक्शन में सारे इक्विपमेंट फेल हो जाते हैं और समीटी पाइप के थ्रू आग के कुएं में जाने लगती है। लेकिन तभी वो दूसरी लड़की जिसको समेटी ने उनकी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था, वो उस पाइप में आ जाती है और समेटी को उसका हाथ पकड़कर बचा लेती है। वो कहती है कि वो एक रिबेल है और वो यहाँ पर कॉम्प्लेक्शन लेने के लिए आई थी, लेकिन अब उसका टास्क समेटी को बचाने का है। वो समेटी को टनल्स के थ्रू आगे भेजती है और फिर समेटी अनजाने में लेज़र लाइट्स पर पाँव रख देती है और उन लेज़र लाइट्स के ट्रिगर होते ही उस टनल में आग के एक्सप्रेस निकलने लगते हैं। अब पीछे से उसको गार्ड्स पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं, इसीलिए उसके पास कोई भी चारा नहीं होता। आग में जाने के अलावा आंख बंद करके वो आग के बीच से होते हुए आगे बढ़ने लगती है। उसके कपड़े पूरी तरह से जल जाते हैं, लेकिन वो सेफली टनल के दूसरे एंड पर पहुंच जाती है और बेहोश हो जाती है। वहां पर उसको दो लोग उठाते हैं और उनके ट्रक में ले जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि यह प्रेग्नेंट लड़की कुछ तो स्पेशल है, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो उसको कॉम्प्लेक्शन संभाला लेकर जाएंगे। जब समेटी को होश आता है तो वो खुद को उस ट्रक में पाती है। ट्रक में उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक लड़का और एक लड़की होते हैं, जिसमें से लड़की का नाम होता है कायरा। कायरा ही होती है जो कि मिट्टी को सुमति का नाम देती है और वो सब लोग चैन से हंसते खेलते हुए संभाला जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सुमति के ऊपर कॉम्प्लेक्शन यूनिट्स की बाउंड्री रखी है, जिसका मतलब यह था कि सारे बाउंड हंटर्स सुमति को लेने के लिए ज़रूर आएंगे। होता भी ऐसा ही है। बाउंड हंटर्स और कॉम्प्लेक्शन गार्ड्स को मार भी गिराती है, लेकिन आखिर में वो खुद शहीद हो जाती है। उनका ट्रक भी तोड़फोड़ की वजह से ख़राब हो जाता है और सारे गार्ड्स उसको घेर लेते हैं। और तभी वहाँ पर अश्वत्थामा आते हैं, 8 फुट लंबे और भयंकर शक्तिशाली। वो सभी को मार गिराते हैं। लेकिन 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंड सुनकर भैरवा कैसे रुकने वाला था, इसलिए वो भी बुज्जी को लेकर उस ट्रक के पीछे आ जाता है और उसे भी अश्वत्थामा की मार झेलनी पड़ती है। अश्वत्थामा गुस्से में बुज्जी को भी तोड़ देते हैं। भैरवा बहुत बुरी तरह से हार जाता है,
फिर अश्वत्थामा भी उस ट्रक में सुमति के साथ बैठ जाते हैं और वो भी शंभाला चले जाते हैं। शंभाला में सुमति का सभी लोग बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। सुमति के आते ही वहाँ पर बारिश होने लगती है, जो कि सदियों बाद हुई थी, इसलिए सब लोग उसे माँ बुलाने लगते हैं। राया अश्वत्थामा से कहता है कि अब उसे एक मॉडर्न वेपन ले लेना चाहिए और उसकी लाठी फेंक देना चाहिए। अश्वत्थामा कहते हैं कि ये कोई आम लाठी नहीं है, बल्कि ये कभी लाठी थी ही नहीं। ये उनके मित्र कर्ण का धनुष है, जिसकी शक्तियाँ तभी एक्टिवेट होती हैं जब कर्ण से हाथ लगाते थे। दूसरी तरफ भैरवा पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में वो पहली बार हारा था और बुझी भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन वो रिबेल जो भैरवा की कैद में था, वो भैरवा से कहता है कि तुम हीरो हो भैरवा, तुम क्यों ना रिबेल्स के साथ मिल जाओ और सुप्रीम आस्किन के खिलाफ लड़ो। और वो उसे यह भी कहता है कि अगर वो रिबेल्स के साथ शामिल होगा तो वो उसे संभाला लेकर भी जाएगा। वो रिबेल ये नहीं जानता था कि जो बाउंट भैरवा ने हारी है वो शंभाला में ही है। इसलिए भैरवा सोचता है कि ठीक है, इसे बेवकूफ़ बनाकर और इसकी मदद लेकर वो शंभाला तक पहुंच जाएगा, जहां वो अश्वत्थामा से बदला भी ले लेगा और सुमति को भी उठा लेगा। अब उसके जीवन में फिर से मोटिवेशन आ गया था और वो उसकी सारी यूनिट्स बुज्जी पर लगा देता है और उसको बहुत ज़्यादा हाईली अपग्रेड कर लेता है। फिर अगले दिन वो उस रिबेल के साथ बुज्जी में बैठकर संभाला जाता है। वहाँ पहुँचकर वो सबसे पहले तो बेल को बेहोश कर देता है और उसके बाद अश्वत्थामा के सामने जाता है। लेकिन भैरवा बन के नहीं, खुद अश्वत्थामा बन के उसने उसके डुप्लीकेट टैग का यूज़ करके अश्वत्थामा का भेस ले लिया था। लेकिन भेस लेने का मतलब यह नहीं था कि वो अश्वत्थामा जितना शक्तिशाली भी हो गया है। अश्वत्थामा एक बार फिर से उसको आसानी से हरा देते हैं और भैरवा उसके फॉर्म में वापस आ जाता है। तभी बुज्जी अश्वत्थामा पर मिसाइल से अटैक करती है, लेकिन अश्वत्थामा उस मिसाइल को पकड़कर बुज्जी पर ही फेंक देते हैं और इसके बाद भैरवा बुज्जी में बैठता है और रोबोट में तब्दील हो जाता है। इसी बीच क्योंकि एक बाउंट हंटर ने उस ट्रक पर एक ट्रैकर लगा दिया था, तो उस ट्रैकर को ट्रैक करके कमांडर मानस उसकी फौज लेकर संभाला पर अटैक कर देता है। सुमति को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि वह बाहर ना निकले, लेकिन वह दूसरों की मदद करने के लिए बाहर निकल आती है और एक धक्का लगने की वजह से वह ब्रिज से नीचे गिरने लगती है। अश्वत्थामा उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन उनका हाथ फिसल जाता है और सुमति का हाथ छूट जाता है। सबको लगने लगता है कि शायद अब सुमति बचेगी नहीं, लेकिन तभी भैरवा उसको बचाने के लिए छलांग लगा देता है। वो सुमति का हाथ पकड़ लेता है और उसको पकड़ लेते हैं। अश्वत्थामा अश्वत्थामा दोनों को ऊपर खींचते हैं और भैरवा को जोर से पंच मारते हैं, जिससे भैरवा बेहोश हो जाता है। फिर कमांडर मानस अश्वत्थामा को बहुत ही स्ट्रांग जाल में जकड़ लेते हैं और अश्वत्थामा अब मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। वो सुमति को पकड़ता है और उसकी शिप पर ले जाता है। तभी जहाँ पर भैरवा गिरा पड़ा था, उसके पास ही अश्वत्थामा की वो लाठी भी पड़ी हुई थी, जो कि एक्चुअल में कर्ण का धनुष था। उस धनुष पर एक पत्ता गिरता है, जिसकी वजह से वो धनुष भैरवा के हाथ में आ जाता है। और जैसा अश्वत्थामा ने कहा था कि इस धनुष की शक्तियाँ तभी एक्टिवेट होंगी जब खुद कर्ण इसको पकड़ेंगे, तो वैसा ही होता है। भर के छूने से धनुष में शक्ति आ जाती है और भैरवा भी होश में आ जाता है। ये देखते हुए अश्वत्थामा शॉक हो जाते हैं। फिर भैरवा उस धनुष को कमांडर मानस की छाती में घुसे देता है और उसे मार देता है और सुमति को बचा लेता है। लेकिन जैसे ही वो सुमति को बचाता है, तो वो एकदम से भौचक्का हो जाता है कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या, और उसे सिर्फ इतना याद रहता है कि वो सुमति को पकड़ने के लिए यहाँ पर आया था, और इसलिए वो सुमति को बुज्जी में डाल देता है और वहाँ से बुज्जी को उड़ा कर ले जाता है। राया अश्वत्थामा से पूछता है कि यह है कौन। तब अश्वत्थामा फ्लैशबैक सीन में पहुंच जाते हैं जहां पर अर्जुन अश्वत्थामा से लड़ाई कर रहे होते हैं। अर्जुन अश्वत्थामा पर एक ऐसा बाण चलाते हैं जो कि कोई भी नहीं रोक सकता था, लेकिन तभी उन्हें बचाने के लिए उनके पीछे से कर्ण आते हैं, जो कि अर्जुन के तीर का जवाब देते हैं। कर्ण अर्जुन का तीर तो निष्कासित करते ही हैं, लेकिन वो एक और बाण चलाते हैं, जिससे अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे खिसक जाता है। यह देखकर श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शत्रु बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, इसने उस रथ को पीछे किया है जो कि अग्निदेव ने प्रदान किया है। और हनुमान जी भी इस रथ पर झंडे के रूप में विराजे हुए हैं, और खुद सारथी के रूप में कृष्ण जी तो हैं ही, कर्ण को भी खुद प्रभास ने ही प्ले किया हुआ होता है। और इसके बाद हमें सुप्रीम यासक का एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें वह सुमति का एक बूंद सीरम उसके शरीर में डाल लेता है। उसको मैंने पूरा इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो क्लिक करके ज़रूर देख लेना और इस वाली वीडियो को लाइक कर देना,
शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लेना और देखते रहिए सुपर नेस्ट।